साथियों नमस्कार। घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेंशन किसी भी सभ्य समाज का एक ऐसा टूल है जिसके तहत किसी व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत में लगातार ओपीएस को लेकर मांगें उठती रही हैं। इन्हीं मांगों के संदर्भ में 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस पेंशन स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या चीजें आएंगी, पुरानी पेंशन स्कीम से कैसे ये अलग है, और अगर दोनों पेंशन स्कीमों को एक प्रकाश में देखा जाए तो किसमें किसका ज्यादा लाभ है या हानि है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आजकल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ घटना चक्र के चीफ एडिटर सर हैं। सर, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहली बात तो ये बताइए सर कि क्या अंतर है। ये 3 प्रकार की पेंशन स्कीम आ जा रही है, एक ओल्ड पेंशन स्कीम, एक न्यू पेंशन स्कीम और एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये थोड़ा सा आप विस्तार से। दरअसल आप देखेंगे तो जो भी सोशल मीडिया हो या कहीं भी इस पर चर्चाएं चल रही हैं तो ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के नाम से चर्चित है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का संक्षिप्त रूप है। ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए कहा गया कि सबसे पहले ये आई थी, उसके बाद जैसे ही आई तो उसको न्यू पेंशन स्कीम नाम दे दिया गया। और चूंकि जो नई पेंशन स्कीम अभी आई इसमें दोनों ही के थोड़े थोड़े अंश लिए गए, इसलिए इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम दे दिया गया। अब इसके बारे में अगर हम बताना चाहें तो मूल जो अंतर है, एक ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था एम्प्लॉइज का, और बाकी इन दोनों स्कीमों में एम्प्लॉइज का भी कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। यही मूल अंतर है। इसी वजह से लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रेफर करते हैं कि हमें कुछ नहीं देना है। यहां पर कर्मचारियों को भी, एम्प्लॉइज को भी अपने हिस्से का योगदान देना है। यही मुख्य अंतर है। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि ये कब से लागू होगी, और इससे जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो लोग हैं और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत हैं, न्यू पेंशन स्कीम के तहत हैं, तो जो क्या ये ऑप्शनल होगी? जैसे मान लीजिए कोई न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहा है तो क्या वो व्यक्ति ओपीएस में शिफ्ट हो सकता है? देखिए, जहां तक सवाल है ओल्ड पेंशन स्कीम का, वह 2004 से समाप्त हो गई जी। 2004 से पहले जो लोग सेवानिवृत्त थे उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिलना था। लेकिन 1 अप्रैल 2004 के बाद जो लोग सेवा में आए उनके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि न्यू पेंशन स्कीम उनके लिए लागू होगी। अब जब 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो रही है, तब एम्प्लॉइज के लिए इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इन दोनों में से किसे चुने। अच्छा, मतलब स्वतंत्र है वो स्वतंत्र हैं। चाहे तो वो एनपीएस में बने रह सकते हैं और चाहे तो यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। तो जो लोग पेंशन सर ले रहे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं? जो लोग पेंशन ले रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम के तहत, अच्छा, वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। जिनका ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत है उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो लोग न्यू पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो चाहे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ सकते हैं। सर, ये जो पेंशन स्कीम है, एक बड़ा लोगों के अंदर ये सवाल आ रहा है कि इन्फ्लेशन का क्या संबंध है इस स्कीम से? जैसे महंगाई बढ़ जाए तो क्या पेंशन बढ़ जाती है? एक बेसिक कंसेप्ट जो लोगों में देखिए, चाहे किसी कर्मचारी का वेतन हो और चाहे उसका पेंशन हो, महंगाई से राहत देने की व्यवस्था प्रत्येक दशा में की जाती है। हर 6 महीने पर महंगाई भत्ता दिया जाता है कर्मचारियों को, और पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ता या महंगाई से राहत प्रदान किया जाता है, और वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर प्रदान किया जाता है। तो जितना परसेंट बढ़ता है उतना परसेंट उसी मूल वेतन का उसमें जोड़ करके दिया जाने लगता है। इसी वजह से हर 6 महीने पर
चाहे वेतन हो और चाहे पेंशन हो, बढ़ती है। अच्छा सर, ये बहुत लोगों में ये देखा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 80,000 वेतन पा रहा है जी, और जब वो उसकी पेंशन लगती है तो उसका वेतन कई बार 25,000 आ जाता है। तो लोगों की समझ में ये कैसे नहीं आता कि 50% तो 40,000 होगा, हाँ। 25,000 कैसे हो गया? उसका कारण है कि जब कोई कर्मचारी सेवा में होता है तो उसे कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं। जैसे एक मूल वेतन होगा, उस पर महंगाई भत्ता होगा, उस पर उसे मकान किराया भत्ता मिलेगा, उसे यात्रा भत्ता मिलेगा, कभी कभी बच्चों के पढ़ाने के लिए फीस मिलती है। ये तमाम तरह के भत्ते जोड़ करके उसको 80,000 वेतन मान लीजिए मिला। अब उसका बेसिक तो 50,000 है, या यूं कहिए कि बेसिक उसका 15,000 ही है, और ये सब जोड़ जाड़ करके उसका वेतन हो गया 80,000। तो जब वो सेवानिवृत्त होगा तो उसको बेसिक वेतन का, मूल वेतन का और महंगाई भत्ता केवल प्रदान किया जाएगा। एचआरए, कन्वेंस अलाउंस और अन्य तमाम अलाउंस उसको नहीं मिलेंगे। अच्छा। इसी वजह से मान लीजिए उसका बेसिक या मूल वेतन 15,000 है और उस पर 60% डियरनेस अलाउंस आ गया, तो इसी 15,000 पे 60% डियरनेस अलाउंस जोड़कर उसको 25,000 मिल जाएगा। यानी 30,000 उसका अगर बेसिक है तो उसका आधा कितना हुआ, 15 हो गया। और 60% अगर उस समय महंगाई भत्ता है तो इस 15,000 पर 60% महंगाई भत्ता 10,000 या जो भी बनेगा जोड़ करके उसको उसका वेतन दे दिया जाएगा। अच्छा सर, कई लोग ये मांग उठा रहे हैं कि एनपीएस और यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन। देखिए, बस आप समझ लीजिए, मोटे तौर पर मैं तीनों का बता देता हूं जी। ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ता और बेसिक वेतन यानी मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ता जोड़ करके किसी भी कर्मचारी को प्रदान किया जाता था। यह होता कितना था, वह उसके अंतिम वेतन या विगत 10 माह का औसत वेतन, इनमें से जो लाभकारी हो उसका 50% उसको दिया जाता था, और इसके लिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, कोई योगदान उसका स्वयं का नहीं होता था। और इसी व्यवस्था के तहत 2004 तक सभी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जाती थी। लेकिन जब इस पर भार ज्यादा पड़ने लगा सरकार का, तो सरकार ने अपने भार को कम करने के लिए, राजकोष पर भार को कम करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम लाई। और इसमें यह किया गया कि सरकार इकट्ठा पेंशन के मद पर जो भार पड़ता है उससे बचने के लिए वेतन के ही समय कुछ अंशदान कर्मचारियों से ले और कुछ स्वयं का अंशदान करके एक कोष बना दे, और उस कोष से किसी भी कर्मचारी को पेंशन प्रदान किया जाए। इसको नाम दिया गया न्यू पेंशन स्कीम, क्योंकि पहले वाली को ओल्ड पेंशन स्कीम कहा गया। तो न्यू पेंशन स्कीम में 10% का योगदान कर्मचारियों से लिया गया और 10% का योगदान उस समय सरकार ने किया, और 2019 से सरकार का योगदान ये हो गया है 14%। तो ये जो योगदान था दोनों का, ये इकट्ठा किया गया, और सेवानिवृत्ति के समय जो भी पैसा ये एकत्र होता था उस पैसे का 60% किसी कर्मचारी को दे दिया जाता था एक मुश्त, जिससे अपनी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके, सेवानिवृत्ति के बाद की अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर सके, और 40% पैसा उसको रख दिया जाता था किसी पेंशन फंड में, और उस पेंशन फंड से उसको जो भी पेंशन उसकी बनती थी वो उसको दिया जाता था। और इसके लिए फंड मैनेजर जो 9 लगाए गए थे, आप लगा दीजिएगा, इसमें देख लेंगे लोग, तो फंड मैनेजर्स उसको मैनेज करते थे। अब जब 2004 के बाद लोग रिटायर होना शुरू हुए तो ये देखा गया कि लोगों की पेंशन बहुत कम बनने लगी। जी, कुछ लोग बहुत जल्दी रिटायर हो जा रहे, जल्दी, एक तो कम अवधि में रिटायर हुए तो पैसा वैसे कम बना, और कुछ फंड मैनेजर्स ने जो मैनेजमेंट का प्रबंधन ठीक से नहीं किया, फंड का कुप्रबंधन किया, इसकी वजह से और कुछ मंदी के दौर के कारण 2008 की जो मंदी आई तो पैसा उस गति से बढ़ा नहीं, तो लोगों को जो प्राप्त हुआ पेंशन
वो बहुत कम मिला, यानी उनके मूल वेतन का आधा से भी बहुत कम मिला, किसी को 1,000 किसी को 2,000। इससे लोगों के अंदर बहुत परेशानी हुई, क्रोध आया, असुरक्षा की भावना पैदा हुई और लोग पुरानी पेंशन की डिमांड करने लगे और राजनीतिज्ञों ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, तो इसके वजह से ये मांग और ज्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देना होता था और पैसा सुनिश्चित मिलता था। तो जब इस तरह का रिसेंटमेंट आया तब सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और वो लेकर के आई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन दोनों के कुछ कुछ अंश को शामिल किया गया। यानी कौन सा पॉइंट, जो कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट था वो तो न्यू पेंशन स्कीम का रहा, लेकिन जो सुनिश्चित पेंशन की बात थी यानी मूल वेतन का आधा, वो ओल्ड पेंशन स्कीम से ला करके इसमें शामिल किया गया। यानी सरकार ने क्या व्यवस्था दी कि कंट्रीब्यूशन तो आप उसी तरह देते रहिए, लेकिन आधा पेंशन जो मूल वेतन का है वो आपका रहेगा। थोड़े बहुत परिवर्तन भी उसमें किए गए, जैसे पहले अंतिम वेतन का 50%, अब पिछले 12 माह के वेतन के औसत का 50%। एक पहले 6वें वेतन आयोग की हिसाब से 20 साल की सेवा पूरी होने पर पूरा पेंशन, लेकिन अब 25 वर्ष पूर्ण होने पर ही पूरी पेंशन और उससे कम होने पर आनुपातिक रूप से कमी। सर जैसे 25 साल के अलावा मान लीजिए कोई 24 साल में हो गया तो कैसे होगा? उसी अनुपात में, यानी कि 1 साल कम हुआ, मतलब 4% कम हो गया तो 96%। जिस अनुपात जितना कम होता जाए ये सीमा कहां तक जाएगी? 10 साल तक। 10 साल तक, क्योंकि 10 साल से नीचे को पेंशन नहीं देंगे, तो 10 साल तक ये सीमा जाएगी। एक और काम किया कि कम से कम 10,000 अवश्य मिलेगा। अच्छा, किसी की सेवा अगर 10 वर्ष हुई तो कम से कम न्यूनतम उसको 10,000 अवश्य मिलेगा। एक ये इंतजाम किया गया। सर टीवी सोमनाथन की रिकमेंडेशन पे कमेटी जो बनाई गई थी उसके तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है। एक बात और ये होती है सर कि बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि राज्य सरकार किसे धड़ाधड़ ओपीएस देते जा रहे हैं, मतलब इनको क्या ये वाकई में लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के तहत ऐसा कर रहे हैं या फिर कुछ और भी कारण है? ये जन दबाव है एक प्रकार का। जब इस तरह का एक आई समस्या कि लोगों का पेंशन बहुत कम पड़ने लगा और लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई और सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उतना पैसा नहीं मिलने लगा, तब इसको वोट की राजनीति भी कह सकते हैं और जन दबाव भी कह सकते हैं। तब जब इस तरह की बातें समाज में उभर कर आई तो राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम दिया अपने यहाँ, लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है राजकोष पर भार पड़ने का, वो तो यथावत है, उसकी कोई इसमें समाधान नहीं दिया गया है। तो अच्छा ये बताइए सर, जैसे कोई राज्य अगर लागू भी कर दे रहा है, हाँ, तो कोई कर्मचारी तो 20 साल बाद रिटायरमेंट उसकी होगी। देखिए तो राज्य जो लागू करेगा अपने यहाँ के सरकार पर करेगा जी, और निश्चित आपका कहना ठीक है कि बाद में वो जब रिटायर होगा तो उस समय जो सरकार होगी जी, उसकी जिम्मेदारी होगी। और अगर कोई राज्य दिवालिया हो जाए भार के कारण तो क्या होगा? वो दे ही नहीं पाएगी। फ्रीबीज के लिए क्यों ऐसा किया जा रहा है? आज नहीं तो कल ये आएगा सुप्रीम कोर्ट से कि किसी भी प्रकार की फ्रीबीज पर रोक लगाई जाती है, ये आना पड़ेगा, नहीं तो सरकारें दिवालिया हो जाएंगी, नहीं दे पाएंगी। तो सर जो राज्य सरकार को अपने जीवन के सबसे प्रोडक्टिव ईयर दे रहा है, हाँ, उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए तो कुछ इसके ऑप्शन में करना पड़ेगा। यही तो लाए ये यूपीएस में जी, जिसमें कंट्रीब्यूशन का मामला, हाँ कंट्रीब्यूशन का मामला विरोध हो रहा है। हाँ विरोध हो रहा है, विरोध होगा ही, क्योंकि ओपीएस में उन्हें बिना किसी कंट्रीब्यूशन के उनको 50% का सुनिश्चित पेंशन मिलता था। अब कंट्रीब्यूशन के साथ 50% का सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। कंट्रीब्यूशन करेंगे पेंशन, हाँ 10% का जो कंट्रीब्यूशन पहले चल रहा था वही चलेगा, और सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन 18.5% बढ़ा दिया है, ये सोच करके कि इतने से हमारा वो पूरा हो जाएगा और एक ही बार हर वर्ष हमको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। अब पेंशन में क्या होता था, एक मुश्त उनको जब
कोई रिटायर होता था तो देना पड़ता था। तो अब क्या है कि हर महीने सरकार भी अपना पैसा दे रही है और एम्प्लॉय भी दे रहा है, और उसको फंड मैनेजर्स उसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 9 फंड मैनेजर्स की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें SBI, LIC, HDFC बैंक्स वगैरह हैं। ये फंड मैनेजर्स का काम क्या होता है सर? इनका फंड मैनेजर्स का काम होता है कि ये जो रकम है सरकार की भी और एम्प्लॉइज की भी, और जब सर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाए तो 60% तो उसको देना रहता था और 40% को पेंशन फंड में लगाना होता है। तो वो जो फंड बनता है उसको मैनेज करना कि ऐसी जगह लगाया जाए जिससे फंड डूबे ना, स्टेट को नुकसान ना हो, ज्यादा बढ़े। अब भाई वो पहले एनपीएस में तो सीधे कर्मचारी का नुकसान है। बिल्कुल। अगर उसका पैसा कम बढ़ेगा, कोई कुप्रबंधन होगा, गलत फंड में आप पैसा लगा देंगे तो उसका नुकसान होगा। इसीलिए पूरा 9 लोगों का कमेटी बनाया गया, सब कुछ किया गया सरकार द्वारा। लेकिन अगर वहीं पर कुप्रबंधन होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, और कुछ इस प्रकार की चीजें रही हैं, इसी वजह से लोगों को पैसा कम मिला है। तो सही प्रबंधन करके ऐसा भी हो सकता है कि 50% से ज्यादा पेंशन मिले एनपीएस के तहत। एनपीएस के तहत अगर फंड बहुत अच्छे से ग्रो करें, पैसा बहुत ज्यादा हो जाए मार्केट के हिसाब से, तो एनपीएस में क्या होगा, पता चला कि जितना उसका वेतन है उतना पैसा उसको मिल रहा है पेंशन के रूप में। कोई क्या करेगा, जब फंड बढ़ गया, पैसा उसका रिटर्न दे रहा है, तो किसी को क्या दिक्कत है? यही कारण है कि यूपीएस और एनपीएस में चयन की सुविधा दी गई है। कोई चाहे तो यूपीएस को अप्लाई करे और कोई चाहे तो एनपीएस में यथावत बना रहे। लेकिन ओपीएस वाले नहीं कर सकते सर। ओपीएस वाले नहीं, ओपीएस तो अब है ही नहीं है। ओपीएस तो अब है ही नहीं है, और उसको उनको कुछ देना ही नहीं था, तो उसका ओपीएस तो है ही नहीं। यूपीएस और एनपीएस में इस बात की सुविधा दी गई है कि वो चयन कर लें कि वो एनपीएस में रहेंगे कि यूपीएस में रहेंगे। किसी को लगता है कि उसका फंड बढ़ जाएगा, उसको अपने मूल वेतन के 50% से ज्यादा पैसा मिल सकता है, तो वो ना जाए, एनपीएस कर सकता है, वो एनपीएस में ही बना रहे। और किसी को लगता है कि नहीं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो यूपीएस में चला जाएगा। अब जो आलोचना हो रही है, जो विरोध हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है कि हमको कंट्रीब्यूशन दे करके अब मिल रहा है वही चीज जो पहले ओपीएस में विदाउट कंट्रीब्यूशन मिलता था। और एनपीएस में कम से कम ये बात तो थी कि चाहे कम मिलेगा तो कभी ज्यादा भी मिल सकता है। बिल्कुल भाई, अगर कम मिलेगा तो ज्यादा भी तो हो सकता है। तो ज्यादा मिलने की संभावनाएं खत्म और कम मिलने की आशंकाएं खत्म। यूपीएस ने ये किया। बस लगता है कि इतना क्लियर हो गया होगा। और एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था जिसके संदर्भ में बहुत सारे गूगल सर्चेज में देख रहा हूँ, यूट्यूब पे लोग सर्च कर रहे हैं, तो सर ने बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की। मैं खुद इस बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था और आज क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर जो है उनको ये एपिसोड पसंद आएगा। सर विदा लेते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।